गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस के बारे में। इन स्पेस में जो भी कंपनियां हमें है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उसके पहले विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस साल में आपके जो इन्वेस्टिंग के गोल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। यू लर्न अबाउट द न्यू कंपनीज एंड इन्वेस्ट देम एंड होप everyone have a fabulous year coming ahead with all your parent blessings, and I'm very much confident you're on the right track about your financial freedom. And I think this 2026 will be the one other exciting year in terms of your portfolio growth is concerned. So wish you all the best for this new year, and once again a very happy new year to guys. तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस के बारे में, जो कि एक स्पेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इंडिया में देखोगे बहुत सारे नए आईपीओस भी इस सेक्टर्स में आए हैं, जहाँ जहाँ पर वी वर्क की बात करो या स्मार्ट वर्क सॉल्यूशंस की बात करो। इसके पहले जो कंपनियां लिस्टेड थी, ऑफिस सॉल्यूशंस, ईएफसीज लिमिटेड, कंटूर स्पेस या ये इंडीक्यूब करके। तो ये सारे जो स्पेस है, ये जो सारे स्पेस को थोड़ा सा इन डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे सेक्टर्स पसंद है जहाँ पर, जैसे मैं एआई की बात करता हूँ, सारी कंपनियां ही ग्रो कर रही है। अगर एनवीडिया थोड़ा-सा आगे ग्रो कर रहा है, तो एएमडी थोड़ा-सा उसके पीछे ग्रो कर रहा है। तो एज़ अ इंडस्ट्री अगर एक स्केल के तरफ ऊपर चली जाती है, सो देन इट बिकम्स अ सेक्टर लीडरशिप एंड इट बिकम्स अ सेक्टर टेलविंड, जिसको हम बोलते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की आशंकाएँ रहती है। इसलिए मैं उस सेक्टर को बहुत तेज़ी से और बहुत क्लोज़ली ट्रैक करता हूँ। तो ऐसा ही एक स्पेस है फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस का नाम तो सुना ही होगा आपने, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोग हाइब्रिड वर्क पे चले गए, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन के ऊपर चले गए। जो भी एसएमईज़ कंपनियाँ थी, जो स्मॉल स्मॉल कैप कंपनियाँ थी, स्टार्टअप्स थे, वो अभी घर से काम करने लगे। तो ऑब्वियसली घर में थोड़ा-सा एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होता है। इसीलिए अगर आपको मैं सुझाव दूँ कि एक जगह है, एक स्पेस है, वो ऑफ़िस नहीं है, लेकिन ऑफ़िस जैसा सारा एनवायरनमेंट वहाँ पर है। वहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, वाटर के लिए पानी है, इंटरनेट है, चेयर्स है, टेबल्स है। वहाँ पर एक ऐसा स्पेस है, ऑफ़िस का माहौल है, वहाँ पर आप जाके काम कर सकते हो, जहाँ पर फ्री स्पीड इंटरनेट रहेगा, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलेगा, वॉशरूम अच्छे रहेंगे, पैंट्रीज़ होंगी। अगर ये सारे एनवायरनमेंट आपको दिए जाएँगे और आपको बोला जाएगा कि पूरे वीक में एक बार वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर बैठो, वहाँ पर आपकी जो कंपनी की मीटिंग है, वो सारी चीज़ें आप कर लो। तो ये आपका हो गया फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस, आपका एक मैनेज वर्कस्पेस है। तो ये जो कंपनियाँ हैं, जिसका मैंने नाम अपने इस वीडियो की शुरुआत में लिया है, जो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस हो गया, वीवर्क हो गया, इंडीक्यूब हो गया या ईएफसीज हो गया, ये सारे जो है वो फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस को चलाते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, 5 इयर्स 10 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अगर मान लो कि मेरा पुणे में प्रॉपर्टी है और मैं लैंडलॉर्ड हूँ, तो मेरे से वो प्रॉपर्टी लेंगे। वो प्रॉपर्टी अच्छे एरियाज को वो लोकेट करेंगे और वहां से वो प्रॉपर्टी लेंगे 10 ईयर लीज के ऊपर। तो बेसिकली ये जो ऑफिस सोल्यूशन है, तो मेरे जैसे लैंडलॉर्ड को वो अभी रेंट देगा उस चीज़ का, लेकिन वो 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा मेरे साथ, कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो लैंडलॉर्ड की जो प्रॉपर्टी है, वो मैं यूज़ करूँगा। वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी लेगा, बाद में उसमें ये लोग फर्नीचर लगाएँगे, वहाँ पर थोड़ा-सा एमईपी का काम करेंगे। पूरे उस स्पेस को सजाएँगे-धजाएँगे, वहाँ पर बहुत सारा आर्किटेक्चरल करेंगे, इनोवेशंस लाएँगे, जैसा एक पूरा-सा वर्क एनवायरनमेंट बनाएँगे। अगर आप में से कोई लोग अगर आईटी में काम करते होंगे, तो यू अंडरस्टैंड कि आईटी का एक वर्क स्पेस कैसा होता है। वहाँ पर अंदर जाते ही लगता है कि आप आदमी काम करे, आदमी इंटरैक्ट करे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बनती है। प्रोडक्टिविटी बनने से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर एक आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल की तरफ भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो मैनेज वर्क स्पेस वाली कंपनियाँ हैं, वो लैंडलॉर्ड से अपनी प्रॉपर्टीज़ को बाय करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन आर्किटेक्चरल चेंजेस करते हैं, नए-नए फर्नीचर्स लगाते हैं, डेस्क लगाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज़ को लगाते हैं, वहाँ पर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। कई-कई जगह पे वो तो स्विमिंग पूल, स्पा वगैरह की फैसिलिटी वो देते हैं। तो इन सारे चीज़ों को एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न ऑफ द वैल्यू ऐड वो करते हैं और वो चीज़ लेके वो जाते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, फेसबुक, अल्फाबेट, ये सारी कंपनियाँ जो इंडिया में अभी अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसको बोलते हैं कि जीसीसी कंपनियाँ, मतलब जो भी फॉरेन कंपनियाँ हैं, अगर मान लो कि उसको बैंगलोर में या पुणे में अपना ऑफिस खोलना है, तो वो जाके तो कहीं सर्च नहीं करेगा कि
हाँ, चलो पुणे में कौन-सा एरिया अच्छा है, वहाँ पर मैं किस तरीके से ऑफ़िसेज़ ढूँढूँ, वहाँ पर मैं फर्नीचर लगाऊँ या डिज़ाइन आउटफिट लगाऊँ, ये सारा उसके पास टाइम नहीं होता है बिकॉज़ दे आर मोर फ़ोकस्ड ऑन देयर ओन बिज़नेसेस। तो वो क्या करते हैं, अगर मैं गूगल हूँ और मुझे पुणे में अपना ऑफ़िस खोलना है, तो मैं ये ऑफ़िस मैनेज स्पेस कंपनियों के पास चला जाऊँगा और मुझे बोलूँगा कि यार मुझे हिंजवड़ी जैसे पुणे के एरिया में एक ऑफ़िस स्पेस चाहिए, तुम्हारे पास अगर कोई ऑफ़िस स्पेस है तो मुझे बताओ। तो ये जो ऑफ़िस स्पेस वाली कंपनियाँ हैं, तो अ, उनको वो उनको वो ऑफ़िस स्पेस देती है और उनसे वो रेंटल इनकम कमाती है। तो ऑब्वियसली हर साल वो रेंटल इनकम बढ़ता रहता है बिकॉज़ ऑफ़ द इन्फ्लेशन। तो ये जो वैल्यू एडिशन वो करते हैं, लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी लेते हैं, वैल्यू एडिशंस करते हैं, फर्नीचर ये सारी चीज़ें वो करते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चेंज करते हैं और वो उस चीज़ को सबलीज़ करते हैं, ये गूगल जैसी कंपनी है उसको और वहाँ से रेंटल इनकम वो कमाते हैं। वो चीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अगर मान लो कि गूगल को 200 एम्प्लॉयी की कैपेसिटी का एक ऑफ़िस स्पेस चाहिए, तो ये सारा स्पेस वो पूरे उसको सबलीज़ कर देंगे। जो लैंडलॉर्ड को वो पेमेंट दे रहा है और वो गूगल से वो पेरेंट पेमेंट ले रहा है, इन दोनों में से जो डिफरेंस है, वो अपने पास रखता है। यहाँ से उनकी अर्निंग आती है। इसको बोलते हैं कि एक लीज़िंग मॉडल। मतलब ईएफसी जैसी अगर मैं कंपनी की बात करूँ, तो उनके पास 2-3 मॉडल्स होती है। एक लीज़िंग है, एक बिल्ट एंड डिज़ाइन एंड बिल्ट है और तीसरा है जो उनका फर्नीचर का डिज़ाइन है। तो लीज़िंग मॉडल जो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं। बेसिकली लैंडलॉर्ड से 10 साल के ऊपर एक खाली प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पर वैल्यू एडिशन करते हैं और वो चीज़ बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं। इनका बहुत सारा जो रेवेन्यू आता है, वो आईटी इंडस्ट्री से आता है बिकॉज़ आईटी इंडस्ट्री ऐसा स्पेस है जहाँ पर एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करो या अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री की बात करो, तो नंबर ऑफ हेड काउंट्स विल बी मोर इन आईटी इंडस्ट्री बिकॉज़ वो उनका बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ हेडकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आप करोगे तो वहाँ पर कम होता है। इसीलिए ऑफ़िस स्पेस वाली जो कंपनियाँ हैं, उनका बहुत सारा जो बिज़नेस जो आता है वो आईटी इंडस्ट्रीज़ से आता है, आईटी रिलेटेड सर्विसेज़ से आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। होप आपको एक सारा ओवरव्यू समझ आया होगा। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर एंड आई वांट टू शो यू कि किस तरीके से हैं। तो मैंने एक थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन बनाया हुआ है इसके ऊपर, होप आपको ये पसंद आए। तो you can easily understand about this space ki how this space is relatively looking good, and they have, so these are the companies. You can see the market cap of these companies, you can see the growth rate of these companies, and you can see the PE ratio of these companies. You can easily identify over here is that the office space who is growing at 30 percentage, they have a PE ratio of 69. EFC who is growing at 53 परसेंटेज, हालांकि H1 में तो उनको 70% का ग्रोथ मिला था। वीवर्क जो अभी आई है, अभी लिस्ट हुई है वो कंपनी, बड़ी कंपनी है, 8000 मार्केट कैप की कंपनी है। ऑक्यूपेंसी लेवल देखो उसका 80% है और स्मार्ट वर्क का देखो, स्मार्ट वर्क और ये जो इंडिकेप है वो अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं है। अगर हालांकि रेवेन्यूज की बात करो तो स्मार्टपोर्ट 21% से करती है, इंडिक्यूब भी उसी दौरान से काम करती है मोटा-मोटी अगर मैं मान लूँ। तो ये उनका है। तो अगर मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करूँ तो आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये कहा है कि मुझे वो कंपनियाँ पसंद है जो अपने रेवेन्यूज़ को बहुत तेज़ी से ग्रो करती है अपने पीयर से। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? ईएफसी स्पेस इज़ रनिंग द शो, विनिंग द शो विथ 53% ग्रोथ रेट इन Q2 और Q2। ये जो ग्रोथ रेट के नंबर हैं, Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 कंपेयर टू Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के आते हैं और वहां से मुझे पता चलता है कि EFC इज रनिंग द शो। हालांकि ये सारी कंपनियां वही काम करती है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को चलाते हैं, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक बिजनेस मॉडल इज द सेम, जहां पर वो मैनेज्ड ऑफिस स्पेस का काम करते हैं। तो you can see maybe EFC is the small in the market cap. That's why their growth rate is high, and you can see the PE ratio is also low. So that gives me a very much confidence. And you can see also very important parameters when I look into this office space is occupancy rate. मान लो कि आपने लैंडलॉर्ड से अपनी प्रॉपर्टी ले ली, वहां पर सब सारी चीजें कर ली, लेकिन आपका अगर ज्यादा सीट भर नहीं रही है, मतलब उस सारे सीट्स के ऊपर आपने लीज नहीं दिया हुआ है, तो जो आपने जो
पहले कॉस्ट दिया है लैंडलॉर्ड को वो अपने आप के ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ईएफसी का जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है 90%, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सीट है, सीट मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो उनके स्पेस में बैठ पाएंगे वो है 68,000। तो कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों से ईएफसी की जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी रेट उनका ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ सीट जो है वो कम है, इसीलिए ईएफसी के पास बहुत ज्यादा स्कोप है अपने सीट्स को बढ़ाने के लिए। और आप देखो कि किस तरीके से एडिशन कर रही है, मैंने सारे कंपनियों का कॉन कॉल पढ़ा है तो कंपनियां ये बोल रही है कि 20-30% से ये जो इंडस्ट्री है बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगी। अभी तो लो एंड रेट इंटरेस्ट एनवायरमेंट चल रहा है जहां से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते हैं, इसीलिए इन सारी कंपनियों को कोई एक नई जगह पे जाना, वहां लैंडलॉर्ड से रेंटल एग्रीमेंट करना 5 साल का बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है सारे पैसे तो अपने पॉकेट से नहीं डालेंगे, कुछ बैंक से भी वो लेंगे, और जिसके चलते वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन सारी रियल एस्टेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स कॉल्ड एज अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी प्ले, कि किस तरीके से रियल एस्टेट वहां पर चलता है, वो सारी डेफिनेशंस यहाँ पर आती है। तो अगर आपकी ये जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो अगर हर टाइम बढ़ती रहेंगी, आप बढ़ाते रहोगे, और वो ऑक्यूपेंसी लेवल है, ये ऑक्यूपेंसी अगर 100% है और मैं 30% से अपने नंबर ऑफ सीट्स को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा 30% के ऊपर ही रहेगा। वीवर्क की बात करो तो वहां पर 114,500 की कैपेसिटी है, ऑफिस स्पेस में 147,000 की कैपेसिटी है। तो इंडिक्यूब थोड़ा सा नया है, छोटे रेवेन्यूज है, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें बात नहीं किया, और निगेटिव ईपीएस है। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द कंपनीज हु इज गिविंग मी द पॉजिटिव काइंड ऑफ ईपीएस। तो यहाँ से पता चलता है कि ऑफिस स्पेस और ईएफसी ये दो कंपनियां है जो अच्छा काम कर रही है। ऑफिस स्पेस में प्रॉब्लम क्या मुझे नजर आया, ऑफिस स्पेस की कंपनी अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कंपनी की रेवेन्यूज है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं है, बहुत सारी कैश बर्न हो रही है उस कंपनी में। और दूसरी चीज की लास्ट वाले जो क्वार्टर था Q2 का, वहां पर एक्सेप्शनल आइटम जो 2025 में कुछ हुआ था उनका फाइनेंशियल, आप अगर उसको देखोगे तो जिसके चलते वहां का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9% ही है, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है 30% से लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है 9% से, इसीलिए मुझे ईपीएस कम मिलता है, ईपीएस कम मिलता है तो मेरी आरओई कम हो जाती है, उसके चलते जितने तादाद से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, एज ए इन्वेस्टर मुझे ईपीएस चाहिए, तो ईपीएस कम बढ़ता है और पी रेशो हाई है। तो जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि अगर मुझे मार्केट प्राइस इस प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो मुझे दो इंजन चाहिए, पहला तो ईपीएस बढ़ना चाहिए और दूसरा तो पीई रेशो बढ़ना चाहिए। यहाँ पर पीई रेशो भी हाई है और ईपीएस तो कम है, इसके लिए मैं ऑफिस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ईएफसी इज क्लियरली विनिंग द स्पेस। अगर मैं थोड़ा सा वापस जाऊं और आपको अगर ईएफसीज का ये सारे ये जो इमेज है वो आपको क्लियर बताती है कि किस तरीके का वो काम करते हैं। ये आपने तो, अगर कोई आप में से आईटी इंडस्ट्री में है तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का अच्छा काम ये कंपनियां करती है। तो एडब्ल्यूएस है और दूसरा है वीवर्क और तीसरा है स्मार्ट वर्क सॉल्यूशंस। और ये जो है ईएफसीज लिमिटेड, तो ईएफसीज लिमिटेड में अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूँ तो उनके, क्योंकि ये लीडिंग है इस सारे स्पेस में, तो इनके ना बेसिकली तीन डिवीजन है, पहला तो डिजाइन एंड बिल्ड का डिवीजन है, दूसरा लीजिंग का डिवीजन है और तीसरा जो है फर्नीचर का डिवीजन है। इनका फर्नीचर का डिवीजन है मतलब कि अगर ऑफिस वर्क स्पेस में बहुत सारा फर्नीचर लगता है, टेबल है, कुर्सियां हैं, अगर कबर्ड्स है, तो इसके लिए फर्नीचर लगता है। तो ये इन्होंने क्या किया है, पेपर फ्राई करके कंपनी के साथ एक्विजिशन किया है। पेपर फ्राई मतलब क्या है, एक एक मार्केट प्लेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिनके स्टोर्स भी है, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां से वो अपने फर्नीचर को बेचते हैं। तो ये इनकी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा अलाइन करता है। तो इस फर्नीचर कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है, सॉरी एक्विजिशन किया है उनके साथ, और जिसके चलते वो इनके इसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। तो फर्नीचर एक नया डिवीजन उन्होंने चालू किया है जहां से उनको रेवेन्यू आता है। डिजाइन और बिल्ड, ये दोनों मॉडल का क्या डिफरेंस है, डिजाइन बिल्ड यानी कि मतलब है कि इनको कोई सबलीज नहीं करना पड़ता है। ये लीजिंग मॉडल के अंदर वो लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी लेते हैं जहां पर वो इनोवेट करते हैं, आर्किटेक्चरल करते हैं और उसको सबलीज करते हैं, तो वहां से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन डिजाइन एंड बिल्ड में अगर कोई कंपनी है वो बोलेगी कि मेरा खुद का स्पेस है और मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है, एमईपी है, वाटर सप्लाई लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, मुझे सिर्फ ना अपना इंटीरियर डिजाइन करके दे दो, मेरी एक थीम है, मेरी कंपनी है नेटवर्किंग में काम करती है, तो मुझे एक थीम चाहिए अपने ऑफिस में जो नेटवर्किंग के साथ रिलेट कर पाए, मुझे एक ऐसे अंदर कोई ऐसे एक नए पिक्चर्स आप बना के दे दो, मुझे जो सीट्स है वो अच्छी तरीके से इनोवेट करके दे दो, मेरी जो जो केबिन्स है उसको अच्छी तरीके से आर्किटेक्चरली डिफाइन करके दे दो, अच्छा मुझे दिखना चाहिए मेरा ऑफिस, तो इसको डिजाइन एंड बिल्ड बोलते हैं।
तो यहाँ पर इनको रेवेन्यूज़ आता है। तो अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ईएफसी का मोटा-मोटी जो रेवेन्यूज़ अगर बात करूँ तो 50% रेवेन्यू इनका जो है वो लीज़िंग के से आता है, 43% आपका डिज़ाइन और बिल्ड से आता है और 5.5% का रेवेन्यू आता है फर्नीचर से। तो ईबीआईटी वर्टिकल की बात करूँ तो बहुत अगर ईबीआईटी मुझे दे रहा है तो ये रेंटल इनकम में से ही उनको आ रहा है। डिज़ाइन बिल्ड तो 34% का रेवेन्यू ये करता है। तो ये था H1 का परफॉर्मेंसेस जहाँ पर 77% की वाई-वाई ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट देखूँ तो हाँ 98% मतलब एप्रोक्सिमेटली 100% का है। 103 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। लीजिंग की बात करो तो 61% से ग्रो किया है। डिज़ाइन एंड बिल्ड 74% से किया है। फर्नीचर तो अभी आया है, पहले नहीं था तो इसलिए यहाँ पर आपको एनए दिख रहा है। तो ये तो H1 का परफॉर्मेंसेस था। रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। 474 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग करते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा आपको ये दिखाऊँ कि किस तरीके से Q2 में परफॉर्मेंसेस रहा है, 53% से रेवेन्यू बढ़े है, 40% से EBITDA बढ़ा है, 55% से प्रॉफिट बढ़ा है इस कंपनी का। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। फॉर नए-नए कंपनीज़ को वो एक्वायर कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, तो ये कंपनी में 2-3 एक एक्विजिशंस इन्होंने अच्छे किए हैं, जिसके चलते इनको फ़ायदा ही हो रहा है। तो ये देखो, ये ईएफसी का पूरा अम्ब्रेला है, जहाँ पर ईएफसी उनकी एक प्राइवेट मतलब प्राइम आर्म है, उसके बाद बिग बॉक्स है, प्रिंट पेपर, स्प्रिंट है, व्हाइट व्हील्स है, ईके डिज़ाइन है। तो ईके डिज़ाइन ये जो कंपनी है, वो डिज़ाइन मैन्युफैक्चर फर्नीचर प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया और ओवरसीज़ करती है। तो मतलब डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नीचर है। बाद में व्हाइट व्हील्स है, क्राफ्टिंग प्रीमियम कमर्शियल इंटीरियर ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ऑफिस स्पेस इनटू हाइली फंक्शनल मॉडर्न एंड वर्क एनवायरनमेंट। अभी इनसे क्या होता है, इस पे मार्जिन के ऊपर असर पड़ता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताया जाए तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको एक प्रॉपर्टी डिज़ाइन बिल्ड करके इन्फोसिस को देनी है, तो उसमें फर्नीचर आएगा। अगर वो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी आपकी है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, मार्जिन के ऊपर कंट्रोल रहेगा। वो आपकी नहीं है, तो आपको किसी और से मैन्युफैक्चरिंग वो फर्नीचर की करके उनके पास लानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम ये लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर वहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड करना है, तो ये इके डिज़ाइन जो कंपनी उन्होंने ली हुई है, वो थोड़ा अच्छा आपको वैल्यू एडिशन वो करती है। और दूसरा एक बात मुझे अच्छी लगती है कि इनकी, तो इनका जो है 9% ऑफ आई मीन द टोटल कैपेसिटी व्हाट दे हैव इज़ वो उन्होंने खुद बिल्ड की हुई है। तो जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा कि वो लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टीज़ को खरीदे हैं, तो वहाँ पर वैल्यू एडिशन करते हैं। लेकिन ईएफसी ने क्या किया है, एक 9% ऑफ टोटल सीट एडिशन है, 5-6 हज़ार सीट है, जहाँ पर प्रॉपर्टी ही खुद की है, मतलब उन्होंने खुद जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, तो वो तो परमानेंटली उनकी है, उनको किसी को रेंट नहीं देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को। तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनके पास एक मार्जिन एक्सपांशन का स्कोप भी बढ़ जाता है और उस 9% को वो 20% लेके जाना चाहते हैं। मतलब ये खुद अपनी जाके मार्केट में जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, मतलब ये खुद की होगी, इनके पास 10 ईयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लैंडलॉर्ड के पास कुछ नहीं है। तो 9% ऑफ द प्रॉपर्टीज इनके पास है, जो सीटें इनके पास अवेलेबल हैं, तो वो खुद के जगह है, खुद के स्पेस है, तो उनको कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा ईएफसी कंपेयर टू द ऑफिस स्पेस। तो ईएफसी क्या करती है, ईएफसी खुद खुद जाके सारी प्रॉपर्टीज लेती है, लेकिन एडब्ल्यूएफआईएस मतलब ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन हो गया, वी वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारे लोग अभी सब लीजिंग में है, मतलब लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको रेंट देते हैं, वही थोड़ा बहुत एडिशन करके गूगल अल्फाबेट जैसी कंपनी है उसको अपना मैनेज वर्क स्पेस नंबर ऑफ सीट के अनुसार उसको बेचते हैं। दूसरी चीज आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, आपको पैसा कब मिलेगा, दो चीज से पैसा मिलेगा। एक, आपकी सीटें अगर हर साल बढ़ती रहे और वो सीटें पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। और दूसरी चीज, एक सीट का ये कुछ 6,500 6,800 रुपीज पर सीट का लेते हैं, वो आगे जाके 7,500 होने वाला है। तो अगर ये पर सीट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता चला जाएगा, अगर ये प्राइस को बढ़ाते चले जाएंगे तो उनको फायदा होगा। इसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर। जैसे हम कंज्यूमर स्पेस में बोलते हैं कि कंज्यूमर स्पेस में रेवेन्यू कैसे आता है, वॉल्यूम इनटू वैल्यू। मतलब एक शैम्पू की बॉटल अगर 10 शैम्पू की बॉटल बेचने से अलावा अगर आपने 100 बेच दिया और एक शैम्पू की प्राइस अगर 5 रुपए है, अगर वो आपने 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए कर दी, तो आपका रेवेन्यू तो ऐसे अपने आप बढ़ेगा। तो सेम यहाँ पर है, नंबर ऑफ सीट्स को हर समय अगर 30% से बढ़ाते रहेंगे और पर सीट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये पैसा कमा पाएंगे। थोड़ी सी रिस्क मुझे एक ही लगती है इन सारी कंपनियों में, पहली तो एक ही कंपटीशन। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट फंडिंग लेके अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जिसके चलते इंडिक्यूब जैसी कंपनी को देख लो, लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी। तो
नॉर्मली ये क्या होता है कि ये हमारा प्री आईएनडीएस जो है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके चलते अगर आपने लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी ले ली उसको रेंट दे दिया तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको बहुत पहले बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है और बाद में जाके आप कहीं 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसमें काम करोगे डिजाइन बिल्ड कर सब करोगे और बाद में जाके आप गूगल को दोगे वो 3-4 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी आप किसी को दोगे तो वहां से रेंट आएगा तो इसमें टाइम चला जाता है इसीलिए अपफ्रंट आपका कैश बर्न बहुत ज्यादा होता है इस स्पेस में मुझे प्रॉब्लम एक ही नजर आती है कि ये थोड़ा रियल एस्टेट प्रॉक्सी प्ले है तो रियल एस्टेट महंगे होते हैं तो बहुत सारा पैसा अपने पॉकेट से फेंकना पड़ता है उसको रेंट में लेने के लिए अगर नंबर ऑफ सीट जो है वो कम होती रहेगी तो ये तो पूरा ही बिजनेस चला जाएगा तो मतलब अगर इनके पास 70,000 सीटें हैं और उसमें से 50% सीट भरी हुई है 50% खाली है लेकिन 50% जो खाली है उसके ऊपर तो लैंडलॉर्ड तो रेंट तो ले रहा है ना तो मेरे पॉकेट से तो पैसा जा रहा है तो इसके चलते मुझे हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि मेरी सीट एडिशन कितनी है और मेरी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है सेम लाइक हॉस्पिटल अगर आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है वहां पर ऑक्यूपेंसी रेट उतना नहीं है तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा ऑक्यूपेंसी इंपॉर्टेंट है तो मुझे उस तरीके से ईएफसी थोड़ा अच्छी लगती है क्योंकि ऑक्यूपेंसी 90% है थोड़े नंबर ऑफ सीट कैपेसिटी 68,000 है कंपेयर टू द पीएस जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बनाया था और कंपनी परफॉर्मेंसेस भी अच्छा दे रही है हालांकि लास्ट आई थिंक FY 25 में एक उनका क्वार्टर था जहां पर उन्होंने कुछ लोचा किया था मतलब रेवेन्यू ग्रोथ उस तरीके से नहीं आई थी जिसके चलते भी उनको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे इसीलिए आपने देखा होगा ये जो डाउनटर्न स्टॉक में आया है वो लास्ट समय उनका जो एक परफॉर्मेंसेस अच्छी तरीके से नहीं हुआ था एक क्वार्टर में इसकी वजह से हुआ था लेकिन बाद में उन्होंने मैचअप कर लिया और फिर एक कंपनी इज मेकिंग हायर हाई इन दिस सेंस अगर मैं इसको थोड़ा सा एक यू नो अगर मंथली भी चार्ट आपके सामने रखूं तो कंपनी ऊपर की तरफ ही भाग रही है यू कैन सी दैट कंपनी लिस्टेड कब हुई थी और कहां से कहां तक वो कंपनी ने अपने परफॉर्मेंसेस को लेके चली गई है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ है मतलब 40-50 रुपए की एक 16 रुपए की एक कंपनी ऊपर चलते चलते 2023 में 78 रुपीज थी अभी जाके 324 है तो कंपनी का परफॉर्मेंसेस बहुत सही है और कंपनी और टोटल ओवरऑल में स्पेस है अभी थोड़ा सा 2 मिनट बात करते हैं रिस्क के ऊपर तो रिस्क क्या है रिस्क यही है कि इनका सारा जो एक्सपोजर है वो आईटी इंडस्ट्रीज से है टेक इंडस्ट्रीज से जहां से इनके 50% 60% सीट्स इनमें भरते जाते हैं लेकिन अभी आप देखो एआई आ रहा है बहुत तेजी से आईटी इंडस्ट्री हमारी अच्छी नहीं कर रही है अगर एआई आने से अगर बहुत सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे बहुत सारे रिपीटेटिव जो काम कर रहे हैं वो लोग अगर कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी आईटी में जो काम करने वाले वो कम हो जाएंगे और जिसके चलते इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यहाँ पर आता है कि क्या आगे जाते हुए इनकी ऑक्यूपेंसी रेट वही रहेगी या उसको डेंट आएगा जहां मार्केट को पता चलेगा कि यहाँ पर डेंट आने वाला है आईटी से जॉब जा रहे हैं और सीट नहीं भर पाएंगे इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी आपको लगता है मार्केट तो सही है मेरा स्टॉक क्यों बढ़ रहा है तो आपको वहां पर समझ आएगा कोई ऐसी न्यूज आई है जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाते हुए 3 महीनों में इतनी ज्यादा जॉब कटौती होगी तो इसका डायरेक्ट प्रॉक्सी इम्पैक्ट इन सारी कंपनियों के ऊपर होगा तो आपको लगेगा ये मेरा स्टॉक गिव कर रहा है स्टॉक मतलब न्यूज तो इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट थोड़ा सा ज्यादा प्रियम्प्ट करता है और बोलता है कि यार नए लोग नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा तो आईटी इंडस्ट्री से एक होता है दूसरी एक होता है कि इनकी कंसंट्रेशन रिस्क होती है अगर मान लो कि मैंने गूगल से गूगल के इंडिया में 5 ऑफिस है और उनको सारा मैं ऑफिस वर्क स्पेस बना के दिया है डिजाइन बिल्ड स्पेस बना के दिया है लेकिन मुझे पता चले कि गूगल में कोई प्रॉब्लम हो गया और गूगल वांट्स अमेरिका में और इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो गया और गूगल वांट टू बैक आउट फ्रॉम गूगल एक एग्जांपल है बैक आउट फ्रॉम ऑल दिस ऑपरेशन और दे वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी तो नंबर ऑफ डिपेंडेंसी वो गूगल के ऊपर अगर कोई कंपनी की है एज अ वर्क स्पेस मैनेजमेंट में तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लाइंट रिस्क मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक ही क्लाइंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए कंपनियां उसमें काम कर रही है कि उनकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए दूसरी एक चीज मुझे थोड़ी सी रिस्क लगती है कि मान लो कि लैंडलॉर्ड के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 साल का और बाद में जाके लैंडलॉर्ड बोलता है नहीं अभी तो मुझे इतने में नहीं होता है मुझे बहुत ज्यादा अभी ये बढ़ाना पड़ेगा तो वो अगर लैंडलॉर्ड अगर बहुत तेजी से अपने रेंट को बढ़ाते हैं तो इनको भी जो सब लीज इन्होंने जो कंपनियों को दिए हैं उनको भी बढ़ाना पड़ता है लेकिन मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनियां हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इनकी कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं रहती है फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस स्पेस के पास एक स्पेस है पुणे के हिंजवड़ी स्पेस में और वही ईएफसी का भी एक स्पेस है हिंजवड़ी स्पेस में दोनों डिजाइनर बिल्ड बहुत तगड़ा कर रही है अच्छा काम कर रही है बहुत वैल्यू ऐड कर रही है लेकिन एक दे रहा है 7,000 पर पर सीट और दूसरा दे रहा है 8,000 पर स्क्वीट
तो आई थिंक द मोस्ट कंपनीज विल प्रेफर टू गो फॉर द लीस्ट प्राइसिंग हियर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक ऑफिस ही तो है, कोई इनोवेशन रॉकेट साइंस तो है नहीं है, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करना है, डिजाइन बिल्ड सारी चीजें करनी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ऐसी कोई प्राइसिंग प्राइसिंग पावर नहीं होती है, इसीलिए भी इन कंपनियों को कम पीई मिलता है, इन कंपनियों को ज्यादा पीई नहीं मिलता है। ऑफिस को अच्छा मिला था क्योंकि ऑफिस एक पहला ऐसा कंपनी था जो प्रॉफिटेबल था, जो लिस्टेड स्पेस में था और बहुत अच्छा करते गया, इसीलिए ऑफिस ने अच्छा पैसा दिया अपने इन्वेस्टर को। तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी एक चीज हुई थी कि ईएफसी में उनके जो प्रमोटर है, उन्होंने अपना तो उसमें क्या हुआ था कि एक पब्लिक एक प्रमोटर थी, उसको अपना स्टेक करके पब्लिक में लेना था, मतलब प्रमोटर है लेकिन दे वांटेड टू, एज पर द सेबी रूल्स, दे कैन नॉट बी द प्रमोटर, सो दे हैव टू गो टू द पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर होता है ना पब्लिक, एफआईआई, डीआईआई, ये सारी चीजें होती है, तो उनको पब्लिक से उनको वो प्रमोटर थी पहले, और उनको फिर अभी यहाँ पर देखो, ये पहले पब्लिक थी, पहले प्रमोटर थी, उनको अभी पब्लिक होना है, तो इसीलिए इनका परसेंटेज वहां से ईएफसी से कम हुआ था। ये देखो ईएफसी में अभी ये देखो 45% से स्टेक बढ़ा है, 60% हुआ है, लेकिन 43% से 31 हुआ है पब्लिक में, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको हुआ था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वैल्यू एडिशन अच्छी लगती हो, होप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड I think the EFC is doing well. You can have your own study and analysis, there are other companies also which you can study. तो यही मुझे कहना था इन कंपनियों के बारे में, आप भी पढ़ो, आप भी अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो मुझे, अगर किसी कंपनी का आप एनालिसिस चाहते हो तो, सो दिस विल हेल्प मी टू मोटिवेट टू डू दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर ऑफन। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे और विश यू हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू वेरी मच।